अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ट्रंप ने अभी जो ऐलान किया है, सबसे पहले तो स्पेकुलेशंस थी कि पता नहीं अगला दौर शुरू भी होता है या नहीं होता है, मुज़ाकरात होंगे तो क्या पाकिस्तान में ही होंगे, इस्लामाबाद में ही होंगे। लेकिन अब उनके ट्रुथ सोशल पर बयान के बाद एक चीज़ तो क्लियर और वाज़ेह हो चुकी है, पिक्चर इज़ वेरी क्लियर कि मुज़ाकरात का सेकेंड राउंड शुरू हो रहा है। गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद है, जिनसे डिटेल डिस्कशन पूछेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में ट्रंप की आमद के हवाले से भी। लेकिन भट्ट साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं आगाज़ आपसे ही करूंगी क्योंकि अभी ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आई गेस इस पे तो रोशनी डालिए कि आखिर क्या स्पेशल एग्रीमेंट होने जा रहा है। एग्रीमेंट के हवाले से जो टीम यहाँ पहुँच रही है, क्या जेडी वैंस, क्योंकि पहले तो ऐलान कर दिया था ट्रंप की जानिब से, अभी भी कोई रिप्रेजेंटेटिव का ऐलानात किए गए हैं, और इस्लामाबाद कैसे वेलकम करने को तैयार है अगेन पीस टॉक को। दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फिजा। देखें, पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि ट्रंप ने इस जंग से निकलना है। अब निकलने के लिए उसको रास्ता चाहिए, जरा इज्जत भी बचानी है, हाँ। सेफ पैसेज जो उसको भी चाहिए। अब इसके लिए आज इतवार के रोज अनाउंस किया है ट्रंप ने, और जो मेहमान इस दफा हैरान कुन मेरे लिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जेडी वैंस जो कि कामयाब दौरा करके गए थे पाकिस्तान से, अब जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। अब उनकी जगह एक हार्ड लाइनर हिटर आ रहे हैं। वैंस को समझा जाता है कि ये निगोशिएशन बहुत ज़रा सॉफ्ट अंदाज में करते हैं, जबकि ट्रंप के जो दूसरे बैट्समैन हैं उनका नाम विटकॉफ है। विटकॉफ एग्रेसिव बैट्समैन है, वो तेज खेलता है, और उसके साथ उनके दामाद जो जेरेड कुशनर हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं। यानी दो बंदों का पेयर जो है अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान में लैंड करेगा। मंगल के रोज ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, और उम्मीद है मुझे कि मंगल के रोज से पहले ईरान के अफराद भी यहाँ आ चुके होंगे। इस्लामाबाद में 99.9% तैयारियां भी इस वक्त मुकम्मल की जा रही हैं, और रेड जोन जो है इसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ऑलरेडी बंद कर दिया। आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस वक्त उसको भी बंद कर दिया गया है। मेट्रो भी बंद हो रही है, मेट्रो सर्विस भी शायद बंद कर दी। जी हाँ, बिल्कुल रेड जोन में बिल्कुल जैम पैक किया जाएगा, क्योंकि देखे ना, विटकोफ का आना और जेरेड कुशनर का आना अमेरिका से, फिर ईरान के मोज़ीन का आना, तो फिर ये सारी बातें तो बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी। लेकिन फिजा, आखिरी दो लाइनें मैं जरूर अर्ज करूंगा, वो सिर्फ ये है, जब तक ट्रंप अपनी जबान को थोड़ा सा हल्का नहीं करेंगे ना, ये मुज़ाकरात होने मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। ट्रंप ने निकलना है, ये नवश्ता दीवार है। आज सुबह जो मुलाकात हुई है, पूरी ट्रंप की सारी कबीना बैठी है, उस कबीना में बैठकर जो गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने मशवरा किससे किया फिजा, ये बताएं। सैयद आसिम मुनीर साहब से सिचुएशन रूम में बैठ के जब मशवरा किया है ना भट्ट साहब, तो उन्होंने फ़ोन उनको किया है, और उसके बाद ही ट्रंप ने जो है ये ट्वीट की है। और अब वो जो किलिंग मशीन्स ईरान को कह रहा है, खुद तो वो तशरीफ़ नहीं ला रहे। चिश्ती साहब की तरफ चलते हैं। और चिश्ती साहब, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आएंगे। पहले तो यही था कि मुज़ाकरात पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी देख के तो यही नज़र आ रहा है, और अब उनके बयान से भी कि भाई मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ट्रंप की आमद अलबत्ता अभी भी ना कुछ चांसेस 50-50 हैं। भट्ट साहब, जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी अभी सिर्फ 1.5 महीना पहले की एक हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहूंगा। वो ये है कि आपने देखा कि ईरान का एक बहरी जहाज ईरानियन नेवी का हिंदुस्तान गया था एक गुडविल और फ्रेंडशिप टूर पर, और जंग शुरू हो गई ईरान और अमेरिका की। तो अमेरिका के इस जंग के बाद आपने देखा कि इंडिया ने उसको अपने कोर्स से सेल ऑफ करवा दिया था बैक फॉर ईरान, और उसको रखना चाहिए था, उसको होस्टिंग करते रहना चाहिए था, या भिजवाना था तो अमेरिका से हाईएस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ उसको वापस सेफ पैसेज लेके वापस जाने देना चाहिए था। हिंदुस्तान ने उसको ना सिर्फ भिजवाया, बल्कि अमेरिका ने उसको हमला कर दिया, सबमरीन के एक टॉर्पीडो मारा, और वो डूब रहा था तो इंडियन नहीं मदद करने गए, श्रीलंकन गए। तो ये मैं सिर्फ लिंक आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटैलिटी के बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, कि एक बुरी मिसाल है कि आपका मेहमान घर पर आया हो, आप उसको सेल ऑफ करवाएं और उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम ना करें। जब ईरानियन हमारे ये जो लीडर्स तशरीफ लाए थे यहाँ पर, इसमें तो कोई राय नहीं है कि इजराइल से कंटिन्यू थ्रेट है उनको जब ये लगा कि ये उनको निशाना बना दिया जाएगा, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे, नाकाम तो नहीं मैं कह रहा, कामयाब नहीं हुए थे या फाइनल नहीं हुए थे, तो उनको ये खतरा था कि उनके जहाज को रास्ते में या लैंडिंग के वक्त हमला करके इन लीडर्स को, दोनों लीडर बहुत प्रोमिनेंट थे, उनको एलिमिनेट, खुदा न खास्ता शहीद कर दिया जाएगा जी। तो इस शक की बुनियाद पर कि क्योंकि वो हमारे मेहमान थे और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए थे, तो हमारी मेहमान को जिम्मेदारी थी एज अ मेजबान कि हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।
100%। जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो आप बता रहे हैं रॉयटर का, वो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं जहाजों के नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि पाक फिजाइया ने अनयूजुअल, बोल्ड और बहुत ही करेजियस मिशन किया। इस तरह के हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होते। एयरफोर्स आमतौर पर ज़ाहिर है, या तो अगर प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं बात करूं तो आमतौर पर जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद में कोई दाखिल होते हैं जहाज, तो हम उनको रिस्पेक्ट के तौर पर प्रोटोकॉल देते हैं, उनको एस्कॉर्ट करके एयरबेस पर लाते हैं। तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर आना या रवाना होना, वहां तक हमारा मैंडेट आमतौर पर होता है। ये हमारे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक किया पाक फिजाइया ने। जाहिर है मिलिट्री लीडरशिप ने, CDF ने और पाक फिजाइया के सरबराह ने आपस में मशवरा किया। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इसके बाद उन्होंने देखा कि अगर ये खुदा ना खास्ता इन मेहमानों को कुछ हुआ तो जाहिर है हम एक ना सिर्फ डीरेल हो जाएगा, लेकिन एज अ नेबरहुड, एज अ ब्रदर और एज अ होस्ट हमारे लिए एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो उस एम्बैरेसमेंट को और उस गुडविल को और एक भाईचारे को और एक एलिमेंट ऑफ मैसेज देना कि अगर आप हमारे मेहमान हैं तो आप सेफ हैं, तो उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया, उनको डेविएशन करके, डिसेप्शन प्लान करके, जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हमारे दुश्मन सुनते हैं ऐसी बातें, तो उनको एक डिसेप्शन प्लान के तहत ना सिर्फ ले जाया गया, बल्कि पूरे एरिया को, ये मैं कब कंफर्म कर सकता हूं, जब तक वो लैंड नहीं किए पाक फिजाइया के जहाजों ने, उनको सैनिटाइज भी किया कि दुश्मन का कोई जहाज, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई इस एरिया में मौजूद ऐसा इन जहाजों को थ्रेट तो नहीं कर सकता। तो पाक फिजाइया के फुली ना सिर्फ अलर्ट थे, बल्कि ऑल द वे टिल लैंडिंग उन्होंने उसको इंश्योर किया, और उसके बाद वो अपना रिटर्न बैक उन्होंने बेस पे किया, जो कि अनयूजुअल है और इसमें बहुत बड़ा खतरा था। और आप एग्री करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता हमको कोई थ्रेटन हो जाता कोई जहाज, तो फिर पाक फिजाइया के जहाजों ने एंगेज करना था थ्रेट, चाहे कोई से भी हो। ये भी मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि वो कन्विक्शन थी उनकी कि हमने हर कीमत पर अपनी कीमत अदा करके अपने मेहमानों को अपने होम स्टेशन पर, होम बेस पर खैरियत से पहुंचाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। ये बहुत कमेंडेबल जॉब है मिलिट्री लीडरशिप का, खास तौर पर इतना बोल्ड डिसीजन जिसके अंदर रिस्क भी हो सकता था, हमारी एंगेजमेंट भी हो सकती थी, हमारी फाइट हो सकती थी किसी जहाज से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खौफ है दुनिया के हमें एंगेज करने का मतलब दुश्मन समझता है। और फिर यही खूबसूरती और यही तो वो एक ट्रस्ट लेवल है जो ईरान को हम पर है, जिसका हमने सही मानों में कीमत भी अदा की है। और ये अनयूजुअल जो इवेंट पूरा हुआ है, जिस तरीके से हम छोड़ के आए, हाउ ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन। अच्छा चिश्ती साहब, अब यूरेनियम अफसुर्दगी का एक बहुत ज़्यादा मसला है। पहले तक तो अमेरिका ने ये अपने मुँह से निकाला ही नहीं था कि हम वहाँ से यूरेनियम इनरिचमेंट को कम करें, फॉर 10 ईयर्स उसका एक कैप दे दें या 20 ईयर्स का, ये चल रहा था। अब वो कह रहे हैं इसको अमेरिका मुंतकिल करें, जिस पर ईरान राजी नहीं है। तो और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए राजी है। तो क्या हो सकता है मुज़ाकरात की टेबल पर? क्या हम लोग जाएंगे? ये ज़्यादा सिचुएशन क्रूशल नहीं हो जाएगी अगर पाकिस्तान इस तरीके से वहाँ जाके, या IAEA को ही जाना चाहिए? मेरा ख्याल ये है फिजा कि इनको अमेरिका को तो ज़ाहिर एक प्राइड और ऑनर की वजह से वो हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो वो ईरानी लोग तो इसको एक किस्म का सरेंडर समझेंगे कि हमने शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया सॉवरेनिटी पर, जिसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 40 दिन जंग लड़ी है। तो मेरा तो मशवरा ये सिंपल, या मेरा एनालिसिस तो ये होगा, या मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये सब कुछ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे साया होना चाहिए। आप याद करें कि 2015 में जब ओबामा के टाइम पर एक एग्रीमेंट किया गया था JPCO, तो उस वक्त भी एक एग्रीमेंट के तहत तमाम की तमाम जो इंस्पेक्शन करनी थी, फॉलो अप में, वो IAEA ने ही करनी। तो 2015 से लेकर 18 तक उन्होंने बहुत सारी विजिट्स भी किए, उन्होंने इंस्पेक्शन भी की। कोई भी सीरियस वायलेशन ईरान के जुमरे में उन्होंने नहीं नोट की उन 3 सालों में। जब प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में आए तो इन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, रिवोक कर दिया उस एग्रीमेंट को। जब 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था तो सबसे ज्यादा परेशानी इजराइल को हुई थी। तमाम यूरोप इंक्लूडिंग इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन और नेटो ने इसको सपोर्ट किया था। 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको अबंडन कर दिया तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन नेतन्याहू ने की थी अबंडन करने पर। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली रिस्पेक्टेड इदारा है, उसी को एंगेज होना चाहिए, फिर वही इसकी डिस्पोजल करे। तो मेरा ख्याल है उसमें हमारा एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी भी रहेगा और एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म भी वही दे सकते हैं। सर ये तो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने, ये पहले तक तो ये थी नहीं तजवीज़ में कहीं पे भी मुज़ाकरात में कि वो अमेरिका मुंतकिल करे। तो अभी आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या अभी भी डराना धमकाना और उसी स्टाइल में रहना चाहते हैं, दबाव ही बढ़ाना चाहते हैं, मुज़ाकरात की तरफ सीरियस नहीं? अब देखें ना, 10 ईयर्स 20 ईयर्स से एकदम से जी अमेरिका मुंतकिल करे, ये आ गया बात। फिजा ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ पोस्चरिंग और बार्गेनिंग लिवरेज के तौर पे ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि स्टार्ट आप अमेरिका से करें, फिर IAEA पे एग्रीमेंट हो जाए।
अगर आप पहले दिन से ही कहें कि आपकी मर्जी से हम कर लेंगे तो फिर एग्रीमेंट आमतौर पर नहीं होता। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक विक्ट्री दिखानी है कि हमने IAEA के हवाले किया, तो आई थिंक बार्गेनिंग टूल के तौर पर वो अमेरिका से शुरू करते हैं या इतनी सख्त शराइत रखते हैं कि बाद में जब आपको लगे तो आपको लगे कि हमने इतना मजबूर कर दिया अपने लोगों को, वो कह सकें इलेक्शन के दौरान कि हमने इस हद तक ईरान को स्क्वीज किया कि उसने हमारी ये बात मान ली और ये बात मान ली। तो आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप होता है। देखिए इस वक्त इस रिच यूरेनियम की डिस्पोजल करना जरूरी है, कि जगह जरूरी नहीं है कि कौन करेगा। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया का जिस पे सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल होना चाहिए वो IAEA होनी चाहिए। जी, जी। तो उसी को हवाले करें, वो मेथोडोलॉजी करें और वो एक सर्टिफिकेशन इशू कर दे कि हमने कर दिया डिस्ट्रॉय। तो आई थिंक सबसे सेफ वही तरीका है, बजाय हम इसको मैटर ऑफ ईगो या फॉल्स प्राइड के सेंस में इसको लें कि ये मैंने किया है या उसने किया है या उसको नीचा दिखाया या उसको नीचा दिखाया। काबिल एहतराम खालिद भाई, हमने देखा कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो ज़रा कमज़ोर है, वो दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप ज़रा ट्रंप को देखें, ट्रंप साहब कहते हैं हमने तो उनकी एयरफोर्स बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, लेकिन फिर भी जहाज़ हमें नज़र आते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ईरान के पास एयरफोर्स के हवाले से क्या है, जंगी जहाज़ कितने होंगे, क्या वो इस कैपेसिटी में हैं या बिल्कुल फारग? ट्रंप ठीक कहते हैं, आप एग्री हैं उनसे खालिद साहब? नहीं, एयरफोर्स तो भट्ट साहब उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था अपनी एयरफोर्स पर। उसकी एक वजह भी है, मैं उसको जस्टिफाई भी करता हूं, ऑल्दो मेरा डिफरेंस भी है, लेकिन मैं फिर उसके अंदर एक पॉजिटिविटी भी देखता हूं। देखिए एयरफोर्स उनको बनानी चाहिए थी। हमने देख लिया पिछले कई सालों में कि एयर पावर के बगैर आप जंग शुरू कर सकते हैं, जीत नहीं सकते। लड़ना भी होता है, जीतना भी होता है। एयर पावर इतनी इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है। एयर पावर का मतलब मैं सब ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉइटरिंग मिशन, किलर ड्रोन्स, सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ फाइटर जहाज के सेंस में इसको ना लें। एक बात। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एयर पावर उनकी यूज कहाँ होती। एक एयर डिफेंस वो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर देने थे पहले दिन अमेरिका ने आके, तो वो जहाज कैसे कहां से टारगेट ढूंढते, नंबर 1 मैं अब डिफेंस में कह रहा हूं। दूसरा, उन्होंने जब एयरफोर्स इस्तेमाल करनी है जैसे अमेरिका इजराइल करता है, तो वो क्रॉस कंट्री करता है, यानी इजराइल से जहाज टेक ऑफ करते हैं या यूके से करते हैं, वो ऑल द वे रिफ्यूलिंग करते हुए ईरान पर हमलावर होते हैं। तो आप जरा विजुलाइज करें कि ईरान की एयरफोर्स अगर वायबल होती भी, जो कि इनके पास सिर्फ 2 जहाज हैं, मेनली F4 फैंटम है जो शाहरान के जमाने में, और F14 है वो भी शाहरान के जमाने में, दोनों अमेरिकन ओरिजिन के हैं। MiG-29 इन्होंने लेने की कोशिश की थी, उनकी भी स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई का मसला है। लेकिन मैं आता हूं कि क्यों नहीं इन्होंने फोकस किया। वो इसलिए फोकस नहीं किया कि जिस तरह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए अमेरिकन और इजरायली जहाज आ पहुंचते हैं ईरान तक, आप ये जरा विजुलाइज करें कि इजराइल तक रूट में, रास्ते में ईरान के इराक आता है, सीरिया आता है, जॉर्डन आता है, ये रूट बनता है। तो आया किसी ने इजाजत देनी थी जॉर्डन, सीरिया, इराक में से इनको गुजर के वहां पहुंचने की? नहीं देनी थी। और अगर नहीं देनी थी तो इनकी एयरफोर्स वैसे ही वायबल ना रहती। तो आई थिंक इस वजह से आपने नोट किया कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, अनमैन्ड, इन चीजों पे ज्यादा जोर दिया बजाय इसके मैन्ड फाइटर जहाजों पर करते। तो आई थिंक मेनली उनकी कामयाबी भी अभी ज्यादातर जो आप देख रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन है ही ड्रोन्स और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने उनको ये डिस्ट्रक्शन देके। और अगर ये तमाम तजुर्बात जो वो कर रहे थे चिश्ती साहब, क्या ये मुज़ाकरात के बाद भी वो जारी रख सकेंगे? क्योंकि जिस तरीके से यूरेनियम की बात आ रही है या मिसाइल टेक्नोलॉजी को मुकम्मल वो कह रहा है कि इसको तर्क कर दे और ये हवाले कर दे, ईरान इस बात पर तो कभी भी नहीं मानेगा कि ये उसका हेल्पिंग हैंड है और ये इसी की वजह से तो वो पावरफुल प्ले कर रहा है इस टाइम तक स्टिल। और अमेरिका की जैसे डिमांड है कि उसको छोड़ना पड़ेगा हर चीज़ को। तो ये क्या तजुर्बात, मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान रेडी होगा या सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल की हद तक निगोशिएशन पावर के लिए अमेरिका यूज़ कर रहा है? फिजा, बुनियादी तौर पर ये बहुत चैलेंजिंग है और अमेरिका और इजराइल के सबसे ज्यादा डाइवर्जेंट भी इसी चीज पे है। डाइवर्जेंस जो है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि एनरिच यूरेनियम को वॉर ट्रॉफी के तौर पर समझे और लोगों को दिखा दे कि मैंने एनरिच यूरेनियम ले ली है या कब्जा कर लिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी। इजराइल की नंबर 1 प्रायोरिटी रिच यूरेनियम नहीं है, उस वजह से कि वो समझता है कि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी ले, इसके पास मिसाइल और डिलीवरेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक के अंदर अगर वॉर हेड न्यूक्लियर लगा के भेजा तो इजराइल तो टारगेट हो सकता है। तो इजराइल की टॉप प्रायोरिटी ये है कि वेपन हो या ना हो, इसके पास डिलीवरेंस मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया में जब कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करता है तो उसने एक ही दफा अपने मुल्क में धमाका करना होता है, बाकी उसने धमाके प्लान किए होते हैं अपने बॉर्डर से बाहर। उसके लिए उसको डिलीवरी मैकेनिज्म चाहिए होता है। इंडिया पाकिस्तान में फाइटर जहाज है, इतना करीब डिस्टेंस है कि फाइटर जहाज पहुंच सकते हैं, हमें नहीं चाहिए उस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। लेकिन ईरान तो एक ही चॉइस है उसके पास, उसके फाइटर जहाज नहीं जा सकते इजराइल तक। तो वो समझता है कि डिलीवरेंस मैकेनिज्म वही मिसाइल्स हैं, क्रूज, जो इजराइल चाहता है कि किसी सूरत में इनके पास ना हो। तो आई थिंक ये डाइवर्जेंस प्रायोरिटाइजेशन है।
काबिल एहतराम खालिद भाई, फिजा शायद ब्रेक पे जा रही है, जाते जाते मैं एक छाप सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। आपने हरमस पे आप देख रहे हैं कि दोबारा बंदिश है और फायरिंग है और भारतीय जहाज़ जो है वो भाग रहे हैं वहाँ से दुम दबाकर। अमेरिकी जहाज़ कह रहा है कि 15 मिनट का मार्जिन दे दो और फिर वो भी रिवर्स हो जाता है। भारत जो है ये जैली ऑपरेशन करने का कमाल रखता है। मुझे लगता है कोई ना कोई शरारत होने वाली है। मेरा इसको आप कह लें वैदान कह रहा है कि जिस तरह ये अब रशिया की तरफ भाग रहा है, अब नाए हरमस की तरफ से भाग रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। आपकी क्या राय है खालिद भाई? देखिए, इंडिया का तो देख लिया ना। मैंने पहले सवाल के जवाब में जो फिजा ने पूछा था तो मैंने अर्ज किया कि वो बहरी जहाज आपने वहां से डंप कर दिया और उसको तबाही से दुचार करवा दिया। नेतन्याहू 26 फरवरी को तेल अवीव पहुंचते हैं, 28 को अमेरिका हमला कर देता है, 48 से भी कम घंटों के अंदर। वहां जाकर वो कहते हैं कि वो फादर स्टेट है, इंडिया मदर स्टेट है। फिर वो वहां जाके नेतन्याहू को कहते हैं कि तुम्हारी पेन हमारी पेन है। जब आप नेतन्याहू की पेन को ऑन करेंगे तो फिर फलस्तीनियों की और गाजा की पेन तो ऑन नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ऐसे पेन आप इकट्ठी तो नहीं करेंगे। तो आपने वो डंप की, वो डिसओन की पेन फलस्तीनियों की जो 78 सालों से इंडिया ओनरशिप देता था। और मैं कई दफा कहा, माजरत अगर मैं रिपीट करूं, तो ये वो इंडिया है जो मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने ट्रूप्स वियतनाम जंग में 1954 से 1975 तक जो जंग हुई थी, 21 साल मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा था हमारे ट्रूप्स नहीं जाएंगे क्योंकि अनजस्टिफाइड वॉर है। फिर आ जाते हैं 2003, सदाम हुसैन को जब टॉपल करना था, अमेरिका ने कहा इंडिया को कि अपने ट्रूप्स भेजें। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, उन्होंने कहा नहीं भेजूंगा क्योंकि अनजस्टिफाइड वॉर है। ये पीएलओ जो यासिर अरफात साहब थे वो इंडिया के ज्यादा करीब थे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ढूंढने के लिए कि वो बहुत करीब थे इंडिया के। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने डंप किया इस वक्त अपनी दोस्ती फलस्तीनियों की थी और नेतन्याहू को चॉइस किया। जब आपने नेतन्याहू को चॉइस किया तो मेरे ख्याल ईरानी मुझसे तो कहीं ज्यादा समझदार है, सब कुछ उनको समझ आ गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर ईरान तभी तो उनको तेल और सब मामला तिजारती मामला से भी बहुत वो खफा हो गए थे। बस इसी वजह से बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यही बात है, हम तो विश कर ही रहे हैं कि अगर तो मोर देन वेलकम इस्लामाबाद के अंदर अगर स्टेट सज रहा है और ये लोग आ रहे हैं और हम लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं, हम तो मोदी को भी कहेंगे, इन्विटेशन देंगे, आए बैठे देखें मेहमान नवाजी क्या होती है। खाली चाय नहीं, चाय से ज़्यादा भी इस बार आपको कुछ खिला पिला के भेजेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है, अब ईरान ये कह रहा है कि अगर बाज नहीं आते अमेरिका की जानिब से जिस तरीके से ब्लॉकेज की गई है और वो अपने जहाज़ पीछे नहीं करता है, तो फिर हम जो है वो बाबुल मंद भी बंद कर देंगे। उससे तो पूरी की पूरी ट्रेड, फर्टिलाइजेशन, हर चीज़ बंद हो जाएगी। और ये भी खबर एक सामने आ रही है कि हमारा भी डीजल से भरा एक लदा जहाज़ था खैर 4, वो भी आबनाए हुर्मुज़ पर जो है वो इस टाइम पर फंसा हुआ है, लेकिन उसको कोई ना कोई रास्ता देकर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्लोज तो थी, लेकिन चाइना के या पाकिस्तान के जो भी जहाज़ हैं उनको गुजरने की, जिसको ईरान इजाज़त दे रहा था, तो अभी अगर मुकम्मल क्लोज है तो वो सिर्फ यूरोप के लिए या अमेरिकन इत्तेहादियों के लिए है। बाकी उनको भी जो है वो गुजरने की इजाज़त दी जाएगी जिसको ईरान चाहता है। बट ये बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अभी भी कंट्रोल में है, तो वो ईरान के है, अमेरिका जितने भी दावे कर ले। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मैरीटाइम एक्सपर्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए कि अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की पोजीशन है क्या, और ईरान के कितने कंट्रोल में है। अगर वो कह रहा है कि मैं बाबुल मंद भी बंद कर देता हूँ, तो क्योंकि वहाँ पर भी फिर जाहिर है डाइवर्जन हो जाएगी। अभी तो तमाम माइंस, तमाम बोट्स, सब कुछ जो है वो उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे। और अगर बाबुल मंद को बंद कर देते हैं और वहाँ पर लिबनान के साथ मतलब ताउन करके, तो फिर वो आपको लगता है कि ईरान की भी डिस्ट्रैक्शन और डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगी, या ईरान एट अ टाइम इन दोनों को क्लोज कर सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ है उसका लास्ट ये हुआ था कि जब फील्ड मार्शल तेहरान के दौरे पे गए थे, तो उसके बाद ईरान की तरफ से ये बड़ी खुशखबरी मिली थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली रहेगी, लेकिन वो ओपन एंडेड नहीं थी, वो कंडीशनल थी टिल दी के हॉस्टिलिटीज सेसेशन रहे। तो अगर तो जंगबंदी का मुआहदा बरकरार रहेगा तो तब तक के लिए
हुर्मुज़ को हर के लिए खोल दिया गया था। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे। अच्छा, ये ब्लॉकेड जो होता है ना, ये जनरली एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। जैसे अगर इंडिया फॉर एग्जांपल हमारे अगेंस्ट कहे कि ये हम कराची पोर्ट को या किसी बंदरगाह को पाकिस्तान की ब्लॉकेड का ऐलान करते हैं, तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो ये समझिए कि जब उन्होंने फिर दोबारा ये कहा कि हम अगेंस्ट ईरानियन पोर्ट्स ये ब्लॉकेड कायम रहेगा ट्रंप की तरफ से, तो उसके बाद ईरान ने भी अपनी पोजीशन को रिवाइज किया और उन्होंने हुर्मुज़ को फिर सबके लिए बंद कर क्लोज कर दिया। तो ये एक इसकी एस्पेक्ट है। अच्छा, जब ये क्लोज, तो ये बीच में पहले भी था, आज तो 50वां दिन है इस पूरे एपिसोड को, तो बीच में कुछ पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को उन्होंने जाने दिया था और कुछ और भी शिप्स मुल्कों के जिनको वो समझते थे ईरान ने, उनको अलाउ किया जाने के लिए। तो अभी अगर वो मेरे ख्याल में उसी स्टेज में चले गए हैं, तो फिर क्योंकि उसके पास मुकम्मल कंट्रोल है, तो वो इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हुए यहाँ से उन मुल्कों को जाने देगा जिनको वो अलाउ करेगा। अच्छा, अब जो ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड है और उसके ऊपर अगर ट्रंप कोई एक्शन लेते हैं, बिलफर्ज कि अगर वो वहाँ से निकलने वाले किसी चाइनीज शिप को, तो फिर मेरे ख्याल में चाइना ने भी अपने वहाँ पे पार्लियामेंट में कर लिया है एक्ट के अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे हमारे शिप के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, तो हम भी उसको आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन आगे गंभीर हो जाएगी, तो और ये अमेरिका ये काम करने से इज्तनाब करेगा, क्योंकि अगले महीने ट्रंप साहब ने 14-15 को बीजिंग भी जाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे जी आप कंप्लीट करें। जी, दूसरा पार्ट है आपका रिगार्डिंग बाबल मंदब। अच्छा, बाबल मंदब जो है ना, वो माउथ ऑफ रेड सी है, रेड सी और अरेबियन सी को मिलाता है। इसमें एक तरफ सोमालिया है और एक तरफ साउथ यमन है, जिसकी पोर्ट है अदन। अब यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये स्ट्रेट, ये जो बाबल मंदब है, ये आगे रेड सी थोड़ा सा नैरो होता है। अच्छा, लेकिन ये उतना नैरो नहीं है जितनी स्ट्रेट है हुर्मुज़ की, और वहाँ पर जो आगे हुदैदा की पोर्ट आती है यमन की, वहाँ पे हूतियों का कंट्रोल है। अच्छा, वो अगर हूतीस को इस्तेमाल करके बाबल मंदब में भी इंटरडिक्शंस करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल तक होगा। नवीद साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बड़ी तफसील से बताया, बाबुल मंदब की बात की है आपने, हुर्मुज़ की बात की है, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनके पास छोटी बोट्स हैं जो गन बोट्स है, या नीचे पानी के नीचे चीज़ें लगाई हुई हैं, मिसाइल लगाया हुआ है। मेरी आवाम को ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि जब ईरान कहता है कि हमने ये अपना हुर्मुज़ बंद कर दी, हम बाबुल मंदब बंद कर देंगे और हम किसी जहाज़ को नहीं जाने देंगे, तो आप चूंकि बहरिया को और पानी को एक्सपर्ट है, हम तो ज़्यादा समझते हैं, तो कैसे फिर ईरान उसको बंद करता है? क्या इंडोर गेम होती है, क्या प्लानिंग होती है, क्या चीज़ कहाँ प्लांट की जाती है? इसके बारे में मुझे और मेरी आवाम को ज़रा रहनुमाई फरमाएं नवीद साहब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात साहब देखें कि जो नेवल वॉरफेयर है ना, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, ड्राइंग द स्ट्रेंथ फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि जिसका साहिल करीब है वहां से वो अपनी अंदर एनर्जी लेकर आता है या ताकत इस्तेमाल कर सकता है। तो जियोग्राफिकली ईरान का जो कोस्ट है वो ये स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ में सबसे करीब है। यहाँ पे जो नैरोएस्ट पॉइंट है बिटवीन ईरान एंड ओमान, इनके शोर्स में वो तकरीबन 30 किलोमीटर का है। तो जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी वो एज सच ईरान की रेंज में है। अब वो चाहे उससे गन बोट्स पे से अटैक करवाए, चाहे वो मैं कह रहा था ना कि शोर से या कोस्ट से फिक्स्ड मिसाइल सिस्टम से कराए, तो वो दोनों तरीके से उन जहाज़ों को टारगेट कर सकता है या उस शिपिंग को टारगेट कर सकता है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और जो एक और आप जहत इसकी बता रहे हैं वो है कि अगर अंडर वाटर कोई माइंस या कोई ऐसी चीजें लगी हों जिनसे वो उनको जो माइंस होती है ना,
उनमें मुख्तलिफ तरह की माइंस होती हैं, प्रेशर माइंस होती हैं, एकूस्टिक माइंस होती हैं और मिक्स्ड माइंस होती हैं, उनमें मूड माइंस भी होती हैं। ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं और माइनिंग करता है, ये एक चीप टैक्टिक है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल हुई है कि किसी भी गुजरगाह में जो नैरो हो, अगर वहाँ पर माइन कर दी जाए जहाँ से जहाज़ों को गुजरना ही है, तो फिर वो एक्चुएट कर जाती हैं और उनको डैमेज होता है। लेकिन ये जो माइनिंग है, ये बहुत मेरे ख्याल में आखिरी हरबा है। इसको क्योंकि करना आसान है, लेकिन इसको फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो फिर निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और वो ये बात ठीक है कि इट्स नॉट दैट इजी बिछाना भी और उनको रिमूव करना भी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, बट वी रियली होप सो कि जो हमारा जहाज़ अभी फंसा हुआ है उसको दोबारा कोई ना कोई डीजल का रास्ता गुजरने के लिए दे दिया जाए। लेकिन इसके इकोनॉमी पर क्या असरात हो रहे हैं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इकॉनमी की बात करेंगे तो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी खबरें हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट के दरवाजे, जहां पर दुबई में लोग जाकर इन्वेस्टमेंट करते थे, अब पाकिस्तान ऐसा कॉरिडोर एक फराहम कर रहा है। एक तो जो पैसा पाकिस्तानियों का बाहर मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि उनको वतन वापस लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। और हमेशा इन्वेस्टर वही ट्रस्ट करता है जहां पर उसे पता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल और हमारी फोर्सेस ने प्रोवाइड की है, जिस तरीके से एज अ मीडिएटर और न्यूट्रल मीडिएटर रोल हम किरदार अदा कर रहे हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट एंड बूम मिल सकता है अगर हम इसको राइट और वाइसफुली यूज़ कर सके। हमारे साथ माहिर मुइशत खाकान नजीब साहब मौजूद, को वेलकम करते हैं शो में। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए कि ठीक है हमारे यहाँ पर पावर क्राइसिस है, बाकी सब चीज़ें हैं इस टाइम, तो बल्कि पूरी दुनिया में पावर क्राइसिस चल रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं हैं जो कि इस लोड शेडिंग का या गैस बंदिश का शिकार हुए हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे जंग के माहौल में पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किस तरीके से राइटफुली हम उन्हें कैश करवा सकते हैं हमारी गवर्नमेंट? तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में हर एक ने फील किया है इस कॉन्फ्लिक्ट का जो जिसे कहेंगे इम्पैक्ट। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो 3 इम्पैक्ट्स बड़े क्लियर हैं। आपने पेट्रोल की प्राइस में ज़्यादा प्राइस पे की, डीजल में प्राइस पे की ज़्यादा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देखें तो वो 12% को क्रॉस कर गई है, जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जो हर हफ्ते आता है। ये 4-5% पे चल रहा था। सो अफरात ज़र बढ़ी है ऑफ द 51 एसेंशियल आइटम्स। और तीसरा, आपने जैसे जिक्र किया कि LNG की शॉर्टफॉल हुई, कुछ आई थिंक इंडेंट्स पानी के सही नहीं फॉलो अप हो सके, प्लस साउथ टू नॉर्थ बिजली नहीं कैरी कर सकते थे, तो आपने एक फील किया कि पावर शॉर्टेजेस जो हैं वो मुल्क में हिट हुई। सो एवरीवन हैज़ फेल्ट दिस। इसके और गहरे भी असरात हैं जिस पे बात की जा सकती है। बट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू सी इज़ कि आप कैसे अपने घर को ठीक करके वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानियों ने ही अगर बाहर की है, नंबर 1 जिन एक्सपैट्रिएट्स ने, नंबर 2 जो इन्वेस्टमेंट बहुत UAE, कतर, मिडल ईस्ट पूरे में जाती है, इवन सऊदी अरेबिया में, आप उसका कोई पार्ट पाकिस्तान लाने के लिए कैसे तगोदौ कर सकते हैं। FDI ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बड़ी वीक रही है, $1.5-2 अरब से ज़ायद नहीं होती। सो उसको लाने के लिए आज भी वो जो जिसे कहते हैं ना मेजर्स जो हैं वो वही हैं कि डीप स्ट्रक्चर्स जो इकोनॉमी के हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा। नंबर 3, आप कराची पोर्ट को अगर देखें तो उसने बहुत हैंडलिंग की, मीनिंग के 24 दिन में ऐसे फिगर्स आ रहे थे कि 8,400 ट्रांसशिपमेंट के कंटेनर्स की हैंडलिंग हुई जो पूरे साल में नहीं होती थी। सो अगर मिडल ईस्ट से कुछ ट्रांसशिपमेंट यहाँ शिफ्ट हो। नंबर 4, अगर आप अपनी लोकेशन को देखें तो इट्स लाइक अ हब किस तरह है, पूरा वेस्टवर्ड्स आपके पास है, कार कंट्रीज तक ईरान के थ्रू रसाई हो सकती है अगर आप अफगानिस्तान को निकाल भी दें इक्वेशन से, और चाइना आपके पास है, और फिर अगर आप नीचे अरेबियन सी से जाएं तो पूरा मिडल ईस्ट है। अब ये एक ट्रेडिंग हब तो बन सकता है। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, बात इस वक्त जो बात है वो $25 बिलियन यानी कि 7,000 अरब रुपए की है, जो 700 खरब कह सकते हैं आप। ये आने की बातें पूरे मीडिया पे छाई हुई हैं कि पाकिस्तान में $25 बिलियन आ रहा है। होता तो ये है, वैसे काम निकलने के बाद जो आलमी ताकतें हैं वो फिर वापस चली जाती हैं और बातें सिर्फ हवा में रह जाती है।
मैं किबला आपसे ये जानना चाहता हूँ कि असल इम्तहान हमारा जंग रखवाना नहीं, असल इम्तहान हमारा इस वक्त मुआशी तौर पर इस बात को कैश करना है। आप हुकूमत को कैसे सुजेस्ट करते हैं? ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का बड़ा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स कुछ बड़ी पावर्स के साथ रहा है, पर आई थिंक थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है वो चीज़ और दुनिया ने पाकिस्तान को एज अ मिडिल लेवल सॉफ्ट पावर एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए बार बार जो मीडिएटर का रोल है, जो निगोशिएटर का रोल है, वो सर फहरिस्त पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि आई थिंक इट्स द ओनली कंट्री विच इज़ डूइंग इट। सो एक तो ये बात हो। दूसरी बात यह है कि आने वाले बजट में जो 3 टॉप चीज़ें हैं मेरी आर द फॉलोइंग। आने वाले बजट में आपको एक ऐसा जिसे कहेंगे फिस्कल पैक्ट, इसका मतलब यह है कि मालियाती पैक्ट करना पड़ेगा जिसमें टैक्सेस कम होते हुए दिखाई दें और एक्सपेंडिचर्स जो हैं कॉन्सिक्वेंटली कम हो। अगर टैक्सेस का बोझ कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। सो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट बनाना जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। नंबर 2 प्रायोरिटी है कि ये बजट जो है वो किस तरह IMF के साथ रीनिगोशिएट किया जाए। जो एंगेजमेंट है IMF की, keenness to continue the engagement should be there and हम उसके बगैर नहीं चल सकते, but the real keenness should be कि वो प्रोग्राम इस तरह आगे बढ़े कि 1-1.25 साल रह गया उस प्रोग्राम को खत्म होने में, तब तक हम अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हों, ना कि हम फिर एक और प्रोग्राम को देखें। और तीसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने एनर्जी सेक्टर का तंजीम नौ जो है वो अगले 12 से 18 महीने में कुछ ज़रूर दिखाई देना चाहिए, जिसका मतलब प्राइसिंग तब्दीली नहीं है बट डीपर तब्दीली है। इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग है, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी प्लानिंग है, कुछ अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होती तो सरकार में रहते हुए ही इन अदारों को, डिस्कोस और जेंकोस को कम्पिटिटिव बनाना है। आई थिंक ये 3 चीज़ें मेरी कैसे बनाना है? पावर सेक्टर को किस तरीके से दोबारा रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं? जब हमारी सोलर के लिए क्या पॉलिसी होगी यही 2-3 सालों में फाइनली नहीं हो पा रही, तो फिर क्या ही हम आगे कोई चीज़ करेंगे सर? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसी पे मैंने रिसेंटली लिखा भी है और एक बड़ा डिटेल ट्वीट किया है और उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो पाकिस्तान है उसकी बिजली का अगर आपने निज़ाम ठीक करना है तो आप इसमें जब तक स्ट्रक्चर को नहीं तब्दील करेंगे, और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग के लिए एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए। इसी तरह आपको सिस्टम वाइड प्लानिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए एक अदारा चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहा हो। नंबर 2, आपको जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो नेपरा और ओगरा की इकट्ठे चाहिए ताकि दे शुड टॉक टू ईच अदर मोर, एक उसका मैकेनिज्म चाहिए। जो स्टेट ओन डिस्कोज हैं उनके हम अगर एक ही टैरिफ रिजीम में रहेंगे पूरे मुल्क में तो ये मास्क कर देता है कि मैडम जो डिस्को चला रही हैं उसकी क्या हालात हैं और आप जो डिस्को चला रहे हैं उसके क्या हालात हैं। अगर आप इसको मास्क नहीं करना चाहते तो लेट देम बोथ हैव, जो इनएफिशिएंसीज हैं वो सामने आनी चाहिए। और आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की एक मार्केट जैसे बैंकों की एक मार्केट है, जैसे फ़ोन मोबाइल की एक मार्केट है, किसी से भी जाके ले लेते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल एफर्ट मांगता है। किसी भी मुल्क ने अपने एनर्जी के सिस्टम को एक इस निज़ाम में जिसमें हम एक ब्रिटिश राज के फंसे हुए हैं उसमें ठीक नहीं किया और ना ही ये ठीक होगा। वरना जनरल मुशर्रफ जब गए थे तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, फिर 500 का हुआ, फिर 2000 का हुआ, फिर 2000 से हम कम करते हैं 1800 का हो जाता है, हम कई उसमें इंडक्शंस करते हैं। तो हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना कि जनरल मुशर्रफ से लेके आज तक कोई भी इस मसले को हल नहीं कर पाया, तो व्हाट इज द डीपर थॉट। मैं एक इजी सी लाइट और टोन में मिसाल देता हूँ कि मैं डॉक्टर महबूबुल हक को समझता हूँ, वो पाकिस्तान के बहुत काबिल तरीन इकोनॉमिस्ट थे। तो उनका एक बयान था 1 जनवरी 1985 डॉन में, उन्होंने कहा 1 साल में मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। और आज 40 साल, ठीक 40 साल बाद मैं ये कह रहा हूँ कि लोड शेडिंग ऐसे खत्म नहीं होगी जब तक ये प्लानिंग जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनलिज्म में नहीं आएगी, वरना गाहे बगाहे हम इस मुश्किल में आते रहेंगे। लेकिन जो हमने 100 साल के मुआहदे कर चुके हैं डॉक्टर साहब, उनका क्या करना है? देखिए, जो तो हिट लेनी है वो एक दफ़ा लेकर उनको सिस्टम से निकाल दें, पर एटलीस्ट जो फ्यूचर की प्लानिंग है उसको तो ठीक कर लेना। उस हिट को लेने के लिए एक निगोशिएटेड सेटलमेंट्स कुछ IPP से हो गई हैं, अब जो रह गए हैं वो तो अपने हमारे हैं न्यूक्लियर कोल, ये जो गवर्नमेंट की ओनरशिप्स के हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या किया जा सकता है, तो उसमें से निकल जाएं। फिर इसको बिजली को बिकने दें ज़्यादा, अगर बिजली ज़्यादा बिकेगी तो खुद ही इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। इंडिजिनस गैस
पे अगर ले जाएं बिजली को, जिसका मतलब है कि हमें वेलहेड्स पे नई गैस की दरियाफ्त करनी है, हमें इसी तरह अपने थर्कोल को इस्तेमाल करना है। सोलर दिन में अब पीकिंग तो कर रहा है, पर जब रात की पीकिंग आती है 6 से 11 जब पूरा लोड आता है तो फिर क्या करना है? सोडियम की बैटरी और लिथियम आयन की बैटरी लगवानी है, तो उसके लिए क्या ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ये हैं सारी वो बातें जो पाकिस्तान को करनी है। आई थिंक ये डायरेक्शनली कर सकते हैं। काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, मेरे पास एक खबर है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी में बैठे हैं मरियम नवाज साहिबा के पास, और मेरा भी सोर्स वहाँ मौजूद है। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो शहबाज शरीफ को हिदायत जा चुकी हैं उसके मुताबिक ट्रैक बिछ रहे हैं, और वजीर रेलवे को भी वहाँ बुलाया जा रहा है। ये ट्रैक रशिया और टर्की तक जा रहे हैं। लाहौर से इस्लामाबाद मरी के लिए भी एक ट्रैक रेलवे का बिछ रहा है। पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। ये सारी बातें मेरा सोर्स मुझे क्लेम कर रहा है। आप मुआशरदान हैं और हर बात को हमसे ज़्यादा समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल में कमी मजीद लग रही है? डॉक्टर साहब, अगर तो इस्लामाबाद डायलॉग ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जिस दिन भी ये होता है एंड इट गोज वेल, और हम तस्वीर की तरफ जिसे कहते हैं सस्टेनेबल सीज फायर की तरफ 21 के बाद बढ़ जाएंगे, तो ये लाइकली है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता रहेगा। दैट्स अ क्लियर सिचुएशन। पर उस तरह का डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कि हम फौरी तौर पे पुरानी कीमतों पे चले जाएंगे। सिस्टम में जो इस वक्त सप्लाई शॉर्टफॉल्स हैं वो पूरे होते होते 2 से 3 माह लग सकते हैं, बट थिंग्स कैन स्टार्ट लुकिंग वेस्टवर्ड। जितनी भी वेस्टवर्ड से मेरा मतलब है पाकिस्तान के वेस्ट में, अगर आप कार कंट्रीज ईरान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताशकंद, इन सब के साथ ट्रेड बढ़ाएं तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान अपनी पोल्ट्री, अपना मीट, अपना एग्रीकल्चर इसको इस्तेमाल कर सकता है, और वहाँ से ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन और मादनियात जिनकी ज़रूरत हो वो ले सकता है। सो या दिस इज़ अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया, एंड वी रियली होप सो कि आगे की प्राइसेस और डीज़ल की प्राइसेस कम हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सूरत हाल जो है वो यही है कि फ्यूल की प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं। तो भट्ट साहब, आपके पास क्या खबर है जो आपके पास है, ज़रा हमसे भी शेयर करें, क्या वाकई कम हो रही है? डॉक्टर साहब से भी जो बात पूछ रहा था, जो इस्लामाबाद में मेरे ज़राए हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक तो जो खबरें आ रही हैं वो नवाज शरीफ साहब मरी में बैठकर एक इजलास उन्होंने किया है, और ख़ास तौर पर अवैस लुगारी साहब से राब्ता कायम किया है, जिसमें उन्होंने नेट मीटरिंग के हवाले से उसको बहाल करने का हुक्म जारी किया है, और शहबाज शरीफ साहब को भी ये मैसेज जा चुका है कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ एज सुन एज पॉसिबल दिया जाए। और नवाज शरीफ ने 150 रुपये पेट्रोल कम करने का भी मुतालबा किया है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जिस तरह सख्त लहजे में इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बात कर रहे हैं अवैस लुगारी साहब से और शहबाज साहब से कि अवाम को रिलीफ जो है वो फिल फौर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। उस पर कब तक ये सामने बात आती है? सर, जो आप खबरें बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आपका सोर्स क्या ये भी बता रहा है कि अवैस लगारी को हटाने तक का कह रही है मरियम नवाज साहिबा, और बड़े शदीद जो है वो गुस्से का इजहार कर रही है उनकी परफॉर्मेंस पे? तो हो सकता है कि ये खबर आ जाए कि या तो वो इस्तीफ़ा कर गए हैं या उनसे वो वजारत ले ली गई है। इस बारे में भी कुछ बताएं। देखिए फिजा, मैं आपको पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त फ्रंट लाइन पर अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। ये जो पॉलिसी पाक ईरान की जो चल रही है, अमेरिका के साथ मामला चल रहे हैं, ये जो ही जंग बंद होगी तो आपको चीज़ें, सियासत पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती नजर आएगी, और जो काम करने वाले सूबाई या वफाकी वज़रा है उनको नो मोर का लफ्ज़ है। एक बड़ा ह्यूज किस्म का ऑपरेशन पाकिस्तान की सियासत में भी होने वाला है। फिजा, बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन तो हो ही जाएगा, चाहे कोई और चाहे वजारत किसी और के पास जाए। पर भट्ट साहब, ये तमाम मुआहिदे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो किए मियां नवाज शरीफ साहब ने है, पीपल्स पार्टी ने है, कोई 19वीं सदी में 90s में किए हैं, कुछ 2015 में किए हैं। तो मुआहिदों का फिर कहीं ना कहीं क्रेडिट उनको लेना भी चाहिए, चाहे वजारतें जिससे मर्जी छीन के चेंज भी कर लें। अभी के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।